नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन पॉइंट के इस सीरीज में जिसमें हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट कवर कर चुके हैं, सेकंड पार्ट कवर कर चुके हैं, थर्ड पार्ट कवर कर चुके हैं और फोर्थ पार्ट भी कवर कर चुके हैं, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया गया है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज हम फिफ्थ पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आज टॉपिक क्लियर करेंगे एडवांटेज ऑफ केमिकल इक्वेशन का। जब हम केमिकल इक्वेशन जब होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसको फॉर्मूला और सिंबल के रूप में जब हम लिखते हैं तो उसका क्या आपका एडवांटेजेस होते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे, और बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होते हैं उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं हम कौन से टॉपिक की, एडवांटेज ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या एडवांटेज होते हैं, क्या फायदा, कौन से फायदे होते हैं हमें केमिकल इक्वेशन लिखने के, आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये पहले होता है आपका, ये बहुत ही इजी कर देता है टू अंडरस्टैंड किसी भी चीज को। जैसे कि मैं कुछ भी बोलूं कि जैसे कि आपसे बोले कि जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपका रिएक्ट करता है तो आपको बनता है H2O, ये बनता है। तो जैसे मैंने इसको लिखा, व्हेन आई राइट दिस फॉर्मूला, दिस इक्वेशन, देन यू अंडरस्टैंड इजीली। सो फर्स्ट एडवांटेज इज इजीली, ये आपको समझ में आ जाता है, इजीली आपको क्या आ जाता है, स्टडी करने में आ जाता है। इट मेक्स इजी टू स्टडी। पहला एडवांटेज क्या है आपका, पहला एडवांटेज है इट्स मेक्स अ इजी स्टडी। पहला है आपका इट मेक्स इजी टू स्टडी, इजी टू स्टडी a reaction with a single glance। आई होप राइटिंग टेढ़ा मेढ़ा जा रहा होगा, तो कंफर्ट कर लीजिएगा। मैंने लिखा इट मेक्स इजी टू स्टडी अ रिएक्शन विद सिंगल ग्लेंस। अब ये ग्लेंस का मतलब क्या होता है, ये ग्लेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो मैंने लिखा इसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है आपका ग्लेंस का कि इट मेक्स इजी टू स्टडी मतलब ग्लेंस का मतलब क्या हुआ आपका, इजी टू अंडरस्टैंड कर देता है रीडिंग के लिए, स्टडी के लिए। पूरा हम समझ सकते हैं, पूरा हम पढ़ करके समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा H2O, जैसे मैंने इसे लिखा तो पूरा का पूरा आप क्या हो गए, अंडरस्टैंड हो गए कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या बनाया, ये गैस स्टेट मिलकर क्या बनाया, लिक्विड बनाया, वाटर बनाया। इजी टू अंडरस्टैंड, आप तुरंत ही समझ गए। तो ग्लेंस का मतलब क्या होता है, आप पूरी तरह से अच्छी तरीके से पढ़ सके और इजी टू अंडरस्टैंड कर सके। ग्लेंस का मतलब ये होता है। दूसरा होता है आपका कि जब मैंने इसको लिखा तो ये क्या होता है, इजी टू रिटर्न एंड एफर्ट एंड टाइम को क्या करता है, ये बचाता है। एफर्ट भी कम लगता है और टाइम भी कम लगता है और इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। क्या हो जाता है, या दूसरा क्या होता है आपका, इट रिक्वायर लेस टाइम and efforts as compared to chemical reaction। तो ये क्या देता है हमें, गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन। तीसरा क्या देता है हमें, पहला हम क्या समझे, इट मेक्स इजी टू स्टडी of a reaction with a single glance। दूसरा क्या था, requires less time and effort as compared to chemical reaction। केमिकल रिएक्शन जब होता है आपका, जो केमिकल रिएक्शन आप लिखते हैं, मैंने बताया ना लिखना, जैसे हाइड्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन
वो रिएक्ट करता है तो H2 बनाया जाता है। तो इसको लिखने में आपको ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है केमिकल रिएक्शन को, लेकिन केमिकल इक्वेशन को लेस टाइम और एफर्ट भी कम लगता है। इसीलिए ये दूसरा एडवांटेज हुआ किसका, केमिकल इक्वेशन का। और तीसरा है आपका गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन आल्सो व्हिच अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट। तीसरा कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन जो होता है वो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, वहीं पे केमिकल रिएक्शन हमें नहीं देता है। जैसे कि Na2 सोडियम सल्फेट ऑक्साइड जब BaCl के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो BaSO4 PPT बनाता है और आपका NaCl बनाता है, जो कि सोडियम होता है, नमक होता है। तो ये क्या दे रहा है हमें, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि NaCl भी क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है सॉलिड के रूप में। तो ये तीसरा एडवांटेज क्या हो गया इसका, तीसरा एडवांटेज हो गया कि एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है केमिकल इक्वेशन, वेयर डजंट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमें उतना इंफॉर्मेशन नहीं देता जितना कि आपका केमिकल इक्वेशन देता है। ये तीन थे आपके एडवांटेज ऑफ केमिकल इक्वेशन। नोट डाउन कीजिए एक बार। अब हम पढ़ने वाले हैं अब हम पढ़ेंगे बैलेंस और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हेडिंग डालिए बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये होता क्या है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए, जब मैं कोई सभी एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि जिंक प्लस H2SO4, तो ये जब रिएक्ट करेगा आपस में, जिंक हाइड्रोसल्फर ऑक्साइड जब आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक SO4 प्लस H2 बनाएगा। क्या बनाएगा, H2 बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। इससे क्या समझ आ रहा है, इससे ये समझ आ रहा है, ध्यान से सुनेगा। यहाँ पे जिंक का नंबर कितना है एटम का, 1। यहाँ पे कितना है, यहाँ भी 1। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2। यहाँ पे कितने हैं, 2। यहाँ पे SO4 SO और 4 है, यहाँ पे कितने SO4, मतलब यहाँ भी जिंक के साथ 1 है आपका मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितने 4 है। तो यहाँ भी आपका 1 है और यहाँ भी आपका 2 है और यहाँ भी आपका 4 है। SO4 SO के साथ 4 है, SO के साथ 4 है, हाइड्रोजन के साथ 2 है, जिंक के साथ 1 है। यहाँ पे जिंक के साथ 1 है, हाइड्रोजन के साथ 1 है और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ 4 है। तो ये क्या हुआ, बैलेंस्ड इक्वेशन हुआ। क्या हुआ, ये बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या हुआ, ये बैलेंस्ड इक्वेशन। इक्वेशन है इक्वल नंबर ऑफ एटम्स टू रिएक्ट as well as product also balanced is known as the balanced chemical equation। इसको कैसे लिखेंगे, लिखिए equation having equal number of atoms and reactant as well as साथ ही साथ as well as product। मैंने फर्स्ट क्लास में याद करिए, मैंने कहा था ये जो आपका इधर का पार्ट लेफ्ट हैंड साइड का होता है, इसे रिएक्टेंट कहते हैं। तो क्या बोला मैंने, इक्वेशन हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एटम एंड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो और एज वेल एज साथ ही साथ प्रोडक्ट में भी क्या हो, इक्वल नंबर ऑफ एटम हो, जो कि ये दोनों बराबर इक्वेशन हो जाए, आर कॉल्ड balanced chemical equation। तो ये पहला कौन सा था आपका, बैलेंस्ड। समझ आ गया केमिकल इक्वेशन। अब बात करते हैं दूसरे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की।
इसका अपोजिट हो जाएगा जब आपका अनबैलेंस्ड हो, मतलब कि रिएक्टेंट के इधर एटम्स जो इक्वल हो लेकिन प्रोडक्ट में इक्वल ना हो, या प्रोडक्ट में इक्वल हो और आपका रिएक्टेंट्स में क्या हो, इक्वल नंबर ऑफ एटम ना हो, तो ऐसे इक्वेशन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब बात करते हैं इसका, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं Fe आयरन को H2O के साथ वाटर के साथ क्या कराऊं, रिएक्ट कराऊं, तो क्या बनेगा Fe3O4 प्लस H2 बनेगा। क्या ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है ये बैलेंस्ड है? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। चलिए बात करते हैं कि बैलेंस्ड है कि नहीं। ये Fe कितने से एटम्स, एक, यहां पे कितने हैं H के साथ 2, यहां पे कितने हैं, यहां पे कितने आपके 3 है Fe के साथ, Fe के साथ कितने हैं 3 है, और O के साथ कितने 4 है, और H के साथ क्या है 2 है। देखिए बराबर है क्या, यहाँ O के साथ 1 है, यहाँ पे कितने हैं आपका 4 है, यहाँ पे Fe के साथ कितना 1 है, यहाँ पे Fe के साथ 3 है, तो ये क्या हुआ अनबैलेंस हुआ। क्या हुआ ये अनबैलेंस। तो इसको कैसे लिखेंगे, जल्दी से लिखिए, फिर इसके बारे में समझते हैं कि कौन से सही होते हैं। इक्वेशन यहाँ लिखते हैं, इक्वेशन having unequal number of atoms and reactants or product sides are called unbalanced chemical equation। अनबैलेंस्ड इक्वेशन या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक ही है। और अनबैलेंस्ड इक्वेशन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है स्केलेटन। स्केलेटन इक्वेशन को अनबैलेंस्ड नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं कि कौन सा इक्वेशन परफेक्ट होता है, बैलेंस या अनबैलेंस। जैसे कि मान लीजिए अगर हाइड्रोजन के 2 एटम्स और प्लस ऑक्सीजन के 1 एटम मिलकर के H2O वाटर बनाते हैं, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की मैं एक ही एटम दूं, क्या ये बनेगा रिएक्ट करके आपका वाटर? नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम लग रहे हैं, 2 एटम्स की इंपॉर्टेंस है, इसीलिए बैलेंस्ड इक्वेशन होना ही कंपलसरी होता है आपका अनबैलेंस्ड के मुकाबले। क्योंकि अभी हम जस्ट हम पढ़े, क्या पढ़े, एडवांटेज ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के एडवांटेज क्या पढ़े थे हम, इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड मतलब कि जैसे मैंने ये लिखा तो ये मुझे समझ में आना जाना चाहिए कि मैंने ये जो रिएक्शन लिखा है, ये रिएक्टेंट जो है ये क्या कह रहा है, और इससे रिएक्ट होकर के आपस में प्रोडक्ट क्या बना रहा है हमें पता चलना चाहिए, और कितने एटम्स उसमें आ रहे हैं ये भी पता चलना चाहिए। इजी टू अंडरस्टैंड। दूसरा हम क्या बात करते हैं, इजी टू लेस एफर्ट और लेस टाइम कंपेयर टू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कंपेयर में इक्वेशन क्या होता है, लेस टाइम लेता है और लेस एफर्ट भी लगता है, जिसके कारण हम इजी टू अंडरस्टैंड समझ सकते हैं। लेकिन अनबैलेंस्ड हुआ तो हम नहीं समझ सकते हैं, बैलेंस्ड हुआ तो हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इसीलिए आपको क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन होना चाहिए, किसके बजाय अनबैलेंस्ड। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में हम अगले पार्ट 6 में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए विजन पॉइंट के साथ। मैं हूं अनुभव, आपका क्लास 10 का जो ये सीरीज चला रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।